हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सर्च टू नॉलेज 369। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। बच्चों, इससे पहले ही मैंने व्रज का ही साइंस का क्लास 9 का जो पेपर 1, 2, 3 का सेक्शन बी ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट वीडियो, ताकि आपका जो पेपर है समय से पूरा हो सके। ओके बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पेपर 4 का जो सेक्शन बी है वो कंप्लीट करवाने वाली हूँ। इसमें पूरा सॉल्यूशन है बच्चों। मैं आपको जैसा आंसर यहाँ पर स्क्रीन पर देती हूँ वो आप पूरा वैसे एग्जाम पे लिख कर आएंगे तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं समझाने के साथ साथ में आपको आंसर का जो मतलब जिस तरीके से आंसर एग्जाम में लिखा जाता है वो तक बताती हूँ। तो आप एज इट इज इसको स्क्रीनशॉट लेकर या समझकर अपने नोट बना सकते हैं और उसी पर से आंसर अटेंड कर सकते हैं, तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये पेपर। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा यहाँ पर पहला सवाल है 25वां सवाल, जिसमें हमें कहा हुआ है ऊर्ध्वपाती पदार्थ के उदाहरण दीजिए। ओके बच्चों, तो देखो ऊर्ध्वपाती पदार्थ के उदाहरण देने से पहले आपको मैं समझाऊं कि ऊर्ध्वपाती पदार्थ होते क्या हैं। तो वे पदार्थ होते हैं जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं और बीच में जो तरल की अवस्था है वो आती ही नहीं है। इसी जो प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। अब ये ऊर्ध्वपाती पदार्थ होते क्या है, मतलब कौन कौन से उदाहरण है उसके। तो जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, है ना, आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड, सूखी बर्फ, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका ठोस में से डायरेक्ट गैस में रूपांतर हो जाता है। यहाँ पे तरल वाली सिचुएशन आती नहीं है, वो अवस्था आती नहीं है। ओके बच्चों, तो ये हमारा 25वां सवाल था। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो 26वां सवाल है, जहां पर पहला क्वेश्चन है कि निश्चित अनुपात का नियम लिखिए और दूसरा है कि यौगिक में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 3:8 में प्रक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन के साथ संपूर्ण प्रक्रिया करने के लिए कितने द्रव्यमान ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में उपस्थित जो तत्व हमेशा निश्चित द्रव्यमान अनुपात में संयोग करते हैं, चाहे यौगिक किसी भी विधि से बनाया गया हो, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया नियम की, हमने स्टेटमेंट की बात कर ली। अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या था, तो देखो उसका हल हो जाएगा कि कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात में कितना दिया हुआ है, 3:8। यहाँ पर 3 भाग जो कार्बन के साथ में 8 भाग ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है, तो इसलिए कार्बन के साथ पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए 8 भाग यानी 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ओके बच्चों, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा कौन सा सवाल है, तो सवाल नंबर 27वां है। तो यहाँ पर क्या है सवाल 27, जिसमें लिखा हुआ है हमें CH4 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ये सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपने मेरे लास्ट के पहले, दूसरे, तीसरे पेपर का सॉल्यूशन देखा होगा तो ये सवाल मुझे करवाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट फिर भी मैं उन बच्चों के लिए करवा दे रही जो मेरे वीडियो पर पहले है ना। तो यहाँ पर CH4 हमें दिया हुआ है, जिसमें हमें देखो ध्यान से, यहाँ पर कार्बन हमें कितना दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है, हमें 12 यूनिट दिया है सवाल में ही। हाइड्रोजन हमें दिया है 1 यूनिट, पर हमें उससे 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो CH4 में हाइड्रोजन कितना है, 4। अब यहाँ पे 12 और 4 एकम 4 करेंगे तो 16 यूनिट आ जाएगा। तो आ गया हमारा आणविक द्रव्यमान का परिकलन। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 28वां सवाल है। यहाँ पे हमें 28वें सवाल में रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मर्यादा बतानी है। बच्चों, इससे जो पहला नहीं, आई थिंक दूसरे पेपर के अंदर, जी हाँ, मैंने दूसरे पेपर के अंदर ही जो 28वां सवाल था रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की मर्यादा है उसमें बता दिए। आप चाहे तो वहां पर देख सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो अब मैं बढ़ती हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सवाल है 29वां सवाल। तो क्या है 29वां सवाल, तो ये आपके स्क्रीन के सामने, एपिडर्मिस उत्तक के लक्षण। तो एपिडर्मिस उत्तक, पहले उसके लक्षण बताने से पहले ये उत्तक होते क्या है। तो देखो, एपिडर्मिस पौधे की बाहरी सतह पर पाए जाने वाला जो रक्षात्मक उत्तक है उसे कहते हैं। अब इसका लक्षण कैसा है, पहला तो ये है कि ये पौधे की सबसे बाहरी परत बनाता है। दूसरा, इसकी कोशिकाएं एक ही परत में और आपस में सघन रूप से जुड़ी होती है। अगर मैं
इसके तीसरे यानी नेक्स्ट लक्षण की बात करूं तो वो है कि इसकी जो बाहरी सतह पर अक्सर क्यूटिकल नामक मोमी परत होती है जो जल की हानि को कम करती है। चौथा है कि इसमें रंध्र पाए जाते हैं जो गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। और पांचवा है जड़ों में एपिडर्मिस से रूट हेयर निकलते हैं जो जल और खनिजों का अवशोषण करते हैं। तो ये एपिडर्मिस ऊतक के लक्षण हो जाएंगे। ओके बच्चों, आप चाहें तो सबका स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा तीसरा सवाल है। क्या है तीसरा सवाल कि कास्ती क्या है और वह अस्थि से किस तरह अलग पड़ती है। तो अब देखो बच्चों, कास्ती क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो कास्ती एक नरम लचीला संयोजी ऊतक है जो शरीर के कुछ भागों में जैसे कि नाक, कान, श्वसन नली और जोड़ों के सिरों में पाया जाता है ना। ये तो इसकी परिभाषा हो गई, इसके बारे में हो गया। अब ये अलग कैसे है अस्थि से, तो अस्थि में इससे अंतर है कठोरता का, क्योंकि कास्ती नरम और लचीला होता है पर जो अस्थि होता है वो कठोर होता है। ओके चलो, तो बात कर लेते हैं अब हमारे जो दूसरे अंतर की है। तो क्या अंतर है, तो दूसरा अंतर है रक्त वाहिका है। कास्ती में रक्त वाहिका नहीं होती है जबकि अस्थि में होती है। खनिज लवण, कास्ती में कैल्शियम लवण कम होते हैं जबकि अस्थि में अधिक होते हैं। और उसके बाद मैं बात कर लूं इसके चौथे की अंतर की, तो लचीलापन, कास्ती अधिक लचीली होती है जबकि अस्थि कम लचीली होती है। ओके बच्चों, तो ये उसके अंतर हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31वां, जिसमें हमें बोला हुआ है त्वरण और प्रतित्वरण के बीच में अंतर। देखो बच्चों, त्वरण और प्रतित्वरण के बीच में अंतर समझाने से पहले मैं आपको इन दोनों के बारे में बता दूं। तो त्वरण किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु के वेग में प्रति इकाई समय होने वाले परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, वेग में होने वाले परिवर्तन की समय दर, यानी वेग परिवर्तन बटे में समय। अब प्रतिवर्ती त्वरण क्या है, तो जब भी किसी वस्तु के वेग में समय के साथ कमी होती है तो उसे जो त्वरण कहते हैं। अब ये ऋणात्मक त्वरण भी इसे कहा जाता है। ओके बच्चों, तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों के अंतर की। तो इन दोनों में क्या अंतर है, तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर मैं अंतर बताऊंगी। जिससे परिभाषा की बात कर लेते हैं पहले। तो त्वरण किसे कहते हैं, तो जब भी किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है उसे त्वरण कहते हैं, पर जब भी किसी वस्तु का वेग समय के साथ घटता है उसे प्रतित्वरण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रकृति। तो त्वरण की प्रकृति धनात्मक होती है, परंतु अभी हमने देखा परिभाषा में प्रतित्वरण वो ऋणात्मक होता है ना। उसके बाद प्रभाव की अगर हम बात कर ले तो त्वरण कैसा होता है, वस्तु की गति तेज होती है त्वरण के अंदर, पर यहाँ पर वस्तु की गति धीमी होती है। लास्ट पॉइंट की बात करूं तो उदाहरण की बात करें तो त्वरण का उदाहरण हो जाएगा कार का गति पकड़ना, पर प्रतित्वरण का उदाहरण हो जाएगा कार का ब्रेक लगाकर धीमा होना। ओके, तो ये इसके अंतर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर ए बी व्यास रखने वाले वृत्ताकार मार्ग पर एक कण ए बिंदु से गति शुरू करता है और उसे 2.5 पूर्ण भ्रमण के दौरान उसका विस्थापन और पथ लंबाई बतानी है। तो पथ लंबाई आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। एक चक्कर लगाने में दूरी कितनी तय की गई है, तो वृत्त की परिधि जितनी, तो 2πr परिधि हो जाएगी। यहाँ पे 2.5 चक्कर लगाया गया तो उससे हम गुणा करेंगे 2πr से, तो हमारा 5πr निकल जाएगा। तो ये हमारी पथ लंबाई निकल जाएगी। पर यहाँ पर सवाल पूरा नहीं हुआ, हमें अभी विस्थापन भी बताना है। तो 2 पूरे चक्कर के बाद का फिर से ए बिंदु पर आ जाएगा, तो उसके बाद आधा चक्कर लगाने पर बी बिंदु पर पहुंचेगा। तो ए से बी के बीच की जो सीधी दूरी है वो व्यास हो जाएगी, समझ में आया, 2r। तो विस्थापन यहाँ पर 2r हो जाएगा ए से बी की दिशा के अंदर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा जिसमें हमें बताना है कि किसका जड़त्व अधिक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। यहाँ पे हमें ए बी सी में दोनों में तीनों में तुलना करनी है दोनों की, तब हमें अंतर अधिक और जड़त्व बताना है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो पहला वाला ऑप्शन देख लीजिए। पहले तो जड़त्व किसका अधिक होगा, तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा। ओके बच्चों, अब पहले वाले में गेंद और जो रबर की गेंद और पत्थर है तो इन दोनों में पत्थर का जड़त्व अधिक होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक है। साइकिल रेलगाड़ी में रेलगाड़ी का जड़त्व अधिक होगा। और मुझे लग रहा है तीसरा आपको आ ही गया होगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि 5 रुपए का सिक्का और 1 रुपए के सिक्के में 5 रुपए के सिक्के का जड़त्व अधिक होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जो ये सवाल है ये भी पूरा हुआ। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये रहा आपके स्क्रीन के सामने कि कोई वस्तु शून्य बाह्य संतुलन बल अनुभव करती है। क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ, तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, इसका हल और इसका कारण क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये बच्चों, देखो आपको, यदि किसी वस्तु पर शून्य बाह्य संतुलित बल लगता है तो वस्तु स्थिर रह सकती है या समान वेग में सीधी रेखा में चल सकती है। ये न्यूटन की गति का पहला नियम है। हाँ, अगर किसी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है यदि उस पर कोई असंतुलित बाह्य बल न लगे। अब यहाँ पे शर्त, जैसे वस्तु का वेग का परिमाण स्थिर रहेगा और वस्तु की दिशा भी स्थिर रहेगी, अर्थात वह सीधी रेखा में समान वेग से चलती रहेगी। मुझे पता है कि आपको इतना अच्छे से ये सवाल समझ में नहीं आया होगा, पर फिर भी आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे जब चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे तो मैं जरूर आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा जो 35वां सवाल है कि एक बैटरी एक विद्युत बल्ब को प्रकाशित करती है। इस प्रक्रिया में होने वाले ऊर्जा रूपांतरण का वर्णन करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे कौन कौन कैसे जो ऊर्जा का रूपांतरण होगा। पहले तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है। ओके, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा कि बैटरी के जुड़ने पर वह रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये विद्युत ऊर्जा बल्ब के फिलामेंट से होकर गुजरती है। ओके, अब यहाँ पे देखो ऊर्जा का कैसे कैसे रूपांतरण हो रहा है। तो फिलामेंट गर्म होकर प्रकाश ऊर्जा और उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। ओके, तो यहाँ पर ऊर्जा का इस तरीके से रूपांतरण हो गया जो हमने वर्णन कर दिया। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा सवाल है 36वां कि मान लीजिए कि तुम तुम्हारे मित्र के साथ चंद्रमा पर गए हो, तो क्या तुम तुम्हारे मित्र द्वारा उत्पन्न की जाने वाली कोई भी ध्वनि सुन सकते हो? तो बच्चों इसका सवाल बहुत आसान है, नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने मित्र द्वारा जो उत्पन्न की गई जो ध्वनि वो नहीं सुन पाएंगे। इसका कारण ये है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पर वायु या वातावरण नहीं होता है, इसलिए वहां ध्वनि का संचरण भी नहीं हो सकता है। तो हम अपने मित्र की आवाज नहीं सुन सकते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन की बारी है, सवाल नंबर 37। जैविक और अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं? तो देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। सबसे पहली बात तो ये जैविक कारक होते क्या है। तो जैविक कारक जीवित जीवों से संबंधित होते हैं, जैसे कीट हो गया, रोगनाशक जीव हो गया, खरपतवार आदि। ये फसलों को नुकसान पहुंचाकर उत्पादन को कम कर देते हैं। दूसरा अगर हम देखें अजैविक कारक, तो अजैविक कारक क्या है? तो अजैविक कारक निर्जीव तत्व होते हैं, जैसे कि तापमान हो गया, वर्षा हो गई, पानी हो गया। अब इनकी जो अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति फसलों को वृद्धि और उत्पादन में प्रभावित कर सकती है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से जैविक और अजैविक कारक फसलों को प्रभावित कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पेपर 4 का भी सेक्शन भी कंप्लीट हुआ। बच्चों इससे पहले भी मैंने वीडियो जो अपलोड करे हैं, प्लीज उसको देख लीजिएगा ताकि आपके जो पेपर है समय से पूरा हो सके। और वीडियो एंड करने से पहले सबसे जरूरी बात बच्चों ये कि आप हमेशा भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। ओके बच्चों, बिल्कुल भी उसको मिस मत करिए। अब मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो कौन सा होगा। वो ज्यादा देर नहीं होगा क्योंकि इस वीडियो के अपलोड होने से आपको कल ही वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट आने वाला वीडियो जो आपका होगा वो होगा पेपर 5 का। ओके, पेपर 5 का हमारा जो सेक्शन बी का सॉल्यूशन है वो होगा। ठीक है, तो आप वेट करिएगा उसका और ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।